नमस्कार, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं नया लुक। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा एक स्पेशल सेगमेंट चलता है व्यक्ति विशेष, जिसमें हम विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों से आपको रूबरू कराते हैं, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम फिर एक बार आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत जी से। इनसे बातचीत करेंगे इनके व्यक्तिगत जीवन की, राजनीति से लेके और किसानों के संबंधित मुद्दों पे। आइए आपको लाखन सिंह जी से रूबरू कराते हैं। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मंत्री, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो है, चूँकि आप इटावा में दिव्यापुर जैसे जो है छोटी जगह से आते हैं, वहाँ पर आम आदमी से लेके राजनीति तक का सफ़र आपका कैसे कटा? कैसे आप आम आदमी से राजनीतिक बने? कैसे आप एक वकील से वकालत छोड़ के जो है राजनीति के प्रोफेशन में आए? देखिए, मेरा कोई बैकग्राउंड राजनीति में नहीं था। LLB करने के बाद मैंने जनपद इटावा में, तब हमारा औरैया और जनपद इटावा दोनों इटावा जनपद में ही लगते थे। इटावा में मैंने वकालत करना शुरू किया और हमारे गुरुजी थे लाल सिंह वर्मा एडवोकेट, जो औरैया विधानसभा से विधायक 1996 में रहे। तो वकालत का प्रशिक्षण भी मैंने उनसे लिया और राजनीति का भी उनके साथ काम करने का अवसर मुझे मिला था। हमारे पिताजी बहुत ही साधारण किसान थे। पढ़ लिख के वकालत में पहुंचने के बाद उनके संरक्षण में मैंने वकालत करना शुरू किया। राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उनके पीरियड में। जब वो चुनाव लड़ते थे तो उनका चुनाव का प्रबंधन देखने का अवसर हमको मिला था। पिताजी मैं हमारे गुरुजी लाल सिंह वर्मा एडवोकेट जो इटावा में प्रैक्टिस करते थे। फिर 1996 में जब उनको भारतीय जनता पार्टी से औरैया विधानसभा से टिकट मिला तो उनके चुनाव प्रबंधन देखने का अवसर मिला। इससे पहले वो 91 में लोकसभा का भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। उस समय भी मुझे उनके चुनाव प्रबंधन का देखने का अवसर मिला था। राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ वकालत में ही इंटरेस्ट था। इसके बाद 97 में औरैया जनपद सृजित हुआ और औरैया जनपद सृजित होने के बाद 2000 में जुडिशरी एस्टेब्लिश वहाँ हुई। तो इटावा और उससे औरैया अलग होने पर, क्योंकि क्रिमिनल साइड की मैं प्रैक्टिस करता था और क्रिमिनल साइड का वर्क औरैया जनपद का अधिक था, तो मैं सन 2000 में औरैया जनपद में प्रैक्टिस के लिए आ गया था। वहाँ पर कुछ समय तो मैंने इटावा से आवागमन रखा। फिर जब वर्क ज़्यादा बढ़ा तो फिर मैंने दिव्यापुर में अपना निवास बनाया और वहाँ से औरैया प्रैक्टिस करना शुरू किया। औरैया जनपद में भारतीय जनता पार्टी से चूँकि लगाव था और शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम किया, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काम करने की हमारी ललक भी थी। तो पार्टी ने मुझे विधि प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। भाजपा तो मैं भारतीय जनता पार्टी का विधि प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष रहा। काम करने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिले का महामंत्री मुझे बनाया और महामंत्री बनने के बाद 2 बार मैं लगातार महामंत्री रहा। सदस्यता प्रमुख जिले का रहा। कई दायित्वों पर जिले में मैंने काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यांकन किया कार्यकर्ता का और मूल्यांकन करने के बाद 2017 में मुझे भारतीय जनता पार्टी से 203 दिव्यापुर विधानसभा से टिकट भी दिया। मंत्री जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वकालत के साथ साथ जो है भाजपा में विभिन्न पदों पर रहे, तो कहीं ना कहीं राजनीति की लत तो चलती रही, साथ में रहे। देखिए, ऐसा है कि चूँकि वकालत प्रोफेशन का और पब्लिक से जुड़ाव रहने की पर्पज़ से मेरा सिर्फ इतना इंटरेस्ट था कि राजनीति में रहने से जनता में हमारी पहचान बनेगी, तो जिससे हमारी वकालत पर प्रगति होगी। इस पर्पज़ से मेरा था, राजनीति करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन दायित्वों पर मुझे नियुक्त किया, मैंने सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से उन दायित्वों का निर्वहन करके भारतीय जनता पार्टी का काम किया। मंत्री जी, एक चीज़ और भी सुनी जाती है आपके विषय में कि जो है समय समय पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है आपको कई पद दिए, उसके बाद भी जो है आपने उसमें कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई था। क्या कारण था इसका? नहीं, देखिए, कारण नहीं था।
क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारी थी नहीं जी और राजनीति में हमारा कोई क्या कहते हैं बैकग्राउंड भी नहीं था और दूसरा हमारा कोई गॉडफादर राजनीति का नहीं था। गॉडफादर का राजनीति का हमारा कोई नहीं था। तो इसलिए ये इंटरेस्ट था कि राजनीति में एक वैसा वातावरण होता है, इसलिए मुझे वकालत में इंटरेस्ट था और वकालत में मैंने अपना ठीक से वकालत की तो हमारा वर्क भी ठीक था। तो इसलिए राजनीति से सिर्फ इतना था कि हम भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है वकालत से अपना समय निकाल के मैंने उसके दायित्व का निर्वहन किया। कई बार पार्टी ने हमको बताया, उस समय हमको आदेशित भी किया तो आपको जिलाध्यक्ष बनाए, जिलाध्यक्ष का दायित्व देने के लिए कहा, क्योंकि वकालत का काम अधिक था तो मैंने उनसे कहा कि हम आपका काम ऐसे करते हैं जी। जिलाध्यक्ष हम नहीं, अभी हमारा वो ठीक नहीं है, तो हमने जिलाध्यक्ष रहने से मना कर दिया था। लेकिन पार्टी में लगातार लगन से मैंने काम किया अपना समय निकाल के, तो पार्टी ने मूल्यांकन करके 2017 में हमको विधानसभा का टिकट दिया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनता ने हमको जिताने का काम किया, उनका आशीर्वाद मुझे मिला और इसके बाद मैं विधायक बन के यहाँ आया। इसके बाद 2-2.5 साल बाद जब मंत्रिमंडल का विकास हुआ तो ना मेरी कोई जुगाड़ थी, ना मैंने किसी से कहा, ना मुझे पता था कि हमको मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया जाएगा। लेकिन ईश्वर कृपा, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा, तो हमको बुलाया गया और हमको शपथ राज्य मंत्री के रूप में बुलाई गई। तो आज तो कहा जा सकता है कि एज ए विधायक आपने इतना कार्य किया कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आपको राज्य मंत्री का पद देने के लिए इच्छा जाएगी और आपको दिया गया पद। हाँ, पद मिलने के बाद भी जो उनका निर्देश होता है मैं जिम्मेदारी से उसका काम करने का निर्वहन करता हूँ और आगे भी जो दायित्व दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में या कहीं भी, मैं उसको सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से निभाने का काम करूँगा। क्षेत्र के लोग कहते हैं कि जब आप विधायक बने थे, जो है विधायक बनने से लेकर मंत्री बनने तक की आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, आप उसी शालीनता से उनसे मिलते हैं और वैसे ही उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। आमतौर पे ऐसा देखा नहीं जाता। आप इस व्यक्तित्व को कैसे कायम रख पाते हैं? देखिए, सबसे मेन चीज़ इसके लिए ये है कि व्यक्ति को दायित्व मिलने पर अगर परिवर्तन आ जाता है और अहम आ जाता है तो फिर उस दायित्व का निर्वहन ठीक से वो कर ही नहीं सकता। जनता में जिस तरीके से हमारा पहले था, आज भी मैं अगर किसी के यहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई तो मैं उसके घर चला जाता हूँ। हमारे दरवाजे पर कभी भी मिलने आएगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, अगर उसको परेशानी है और हमको याद किया है तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगा। अब जनता इसको अपने सुविधा अनुसार ये समझती है कि विधायक जी में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो उनकी मानता है और हम अपना काम करते हैं। सर, जो हमको दायित्व दिया गया, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं का निवारण करना हमारा दायित्व है और हमारा फ़ोन 24 घंटे खुला रहता है। अगर चाहे 2 बजे रात को आया तो मैं उठाऊंगा और उसकी समस्या का निराकरण करूंगा। किसी भी समय कोई मिलने आया तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, उसकी समस्या का निदान करने का प्रयास करता हूं। इसी को जनता अपना मान लेती है, तो ये जनता की मैं महानता समझता हूं। हमारा दायित्व है, मैं अपने दायित्व का पूर्णतः निर्वहन करता हूं। मंत्री जी, चूँकि आप कृषि मंत्री हैं तो एक सवाल आपसे पूछूंगा, किसानों की दशा पे आप क्या कहना चाहेंगे इस समय जो किसानों की दशा? देखिए, मैं समझता हूं कि 70 साल का आप कंपेरिजन करिए और 2007 से 12 तक का देखिए और 12 से 2017 तक का देखिए। 7 से 12 मैंने इसलिए कहा कि एक सरकार रही बहुजन समाज पार्टी की, और 7 से 12 तक एक सरकार रही जो समाजवादी पार्टी की। इन सरकारों में किसान की दशा आप देखिए। जो आज MSP के आधार पर हमने गेहूं और धान 170.60 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की है, 162.80 लाख मैट्रिक टन हमने गेहूं की खरीद की है। ये गेहूं की खरीद रिकॉर्ड तोड़ है। आज के 20 साल तक
पिछली सरकारों में ये भंडारण के लिए रिकॉर्ड खरीद नहीं की है। एमएसपी हमने 1.5 गुना निर्धारित किया। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया है वो उत्पादन का हमने 1.5 गुना किया। ये आज तक किसी भी सरकार ने पिछले में नहीं किया। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसपी निर्धारित किया। हमने मक्का का एमएसपी निर्धारित किया, बाजरा का एमएसपी निर्धारित किया, उड़द का एमएसपी निर्धारित किया, मूंग का एमएसपी निर्धारित किया और इनके क्रय केंद्र खोलकर सर्वाधिक मैंने खरीद भी की। ये किसान के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि और उसकी आमदनी को दुगना करने के लिए उसके उत्पादन में भी वृद्धि की है। तकनीकी प्रशिक्षण दिया है मैंने, किसान पाठशालाएं लगाई, किसान को तकनीकी प्रशिक्षण देके तकनीकी आधार पर खेती करें। इस आधार पर किसान पाठशालाएं लगाई। 10 लाख किसानों को मैंने उसमें 10 विभाग की ओर से, वैज्ञानिकों की ओर से उनको प्रशिक्षण दिलाने का काम किया गया। कुंभ 18 का आयोजन बहुत बड़ा आयोजन था। किसान कुंभ मेला 2018 में लगा, जिसमें 1 लाख जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। 1 लाख जनप्रतिनिधि, जिसमें 11 माननीय सांसद रहे और करीब 68 माननीय विधायकगण ने प्रतिभाग किया, मंत्रीगण ने प्रतिभाग किया, वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया और ग्राम पंचायत 562 ग्राम प्रधानों ने लगभग उसमें प्रतिभाग किया। जापान और इजराइल के प्रतिनिधि भी उसमें आए थे, जिनकी तकनीकी के आधार पर ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम का विकास किया। जहां पर पानी की अतिदोहित क्रिटिकल क्षेत्र हैं, उसमें ड्रिप इरिगेशन को डेवलप करके और स्प्रिंकलर सिस्टम को लगा के फसल के उत्पादन को बढ़ाने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं कि किसी भी जगह कोई भी किसान इस बात को नहीं कह सकता है कि उसको सरकार की तरफ से जो सुविधाएं 2022 तक आमदनी दुगना करने के लिए दी जा रही हैं। मैं मुजफ्फरनगर और उधर गया था, मेरा दौरा हुआ था। मैं तो समझता हूं कि मुजफ्फरनगर और वहाँ पश्चिमी इलाके में मेरठ बागपत देखिए, उसमें तो आज भी आमदनी तिगुनी हो गई। दूसरा, जैविक को बढ़ावा दिया, जैविक के आधार पर खेती करने को, और कम लागत प्राकृतिक खेती करने का भी हमने तकनीकी प्रशिक्षण देके उनको किया है। तो जैविक और रासायनिक उर्वरकों से जो खाद्यान्न पैदा हुआ, मैं समझता हूं कि 70 साल में इतना खाद्यान्न कभी नहीं पैदा हुआ। 2019-20 का 640 लाख मीट्रिक टन सर्वाधिक उत्पादन हुआ, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हुआ। तिलहन का इतना उत्पादन किया, जिसमें भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी दिया। इस प्रकार से उत्पादन अधिक बढ़ रहा है किसान का, और किसान संपन्न हो रहा है। कहीं भी इस प्रकार की कोई किसान को शिकायत नहीं है, और वो तकनीकी आधार पर अपना उत्पादन बढ़ाने में लगा है और उसके बढ़े हुए उत्पादन का एमएसपी निर्धारित करके उसका क्रय केंद्र लगा के उनकी खरीद भी करते हैं। इन सब कार्यों के लिए तो मंत्री जी आपको बधाई, लेकिन किसानों का कहना है कि उनको उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए क्या सरकार की? देखिए, एमएसपी निर्धारित करने का मतलब है कि उनको सही मूल्य मिले। अभी जो किसान बिल पास किए गए हैं, उसमें सबसे बड़ी चर्चा यही हुई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल अपने प्रसारण में सबसे ज़्यादा इस पर बल दिया कि किसान के उत्पादन का उसको सही मूल्य मिले, एमएसपी के आधार पर उसको मूल्य मिले, बिचौलियों का काम ख़त्म कर दिया जाए। बिचौलिया किसी भी तरीके से किसान के उस उत्पादन और बिक्री में कोई भी बाधा नहीं डालेंगे। किसान सम्मान निधि उनको दी। कल 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपया सीधा उनके किसानों के खातों में 5 मिनट में गया। तो इस प्रकार से किसान उत्तर प्रदेश का पूर्णतया किसी भी प्रकार से परेशान नहीं है और हर प्रकार से उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। किसान सम्मान निधि दी जा रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कल किया कि ये बिचौलिए एमएसपी के नाम पर और बाहर मंडी में बेचने के नाम पर ये बिचौलिए किसान का शोषण करते थे
उन बिचौलियों का नाम खत्म करके सीधा उनको मंडी के बाहर भी बेचने का है। APMC को निर्धारित करके उसमें संशोधन करके सारे किसानों को स्वतंत्रता दी गई है कि वो कर देंगे। अब देखिए एक चीज़ और आती है कि बड़ा किसानों को भ्रमित करके ये किया जा रहा है कि उनका मंडी से बाहर बेचने में MSP नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं भी नहीं है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किसानों से भी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की। उन्होंने भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ज़मीन कहीं भी नहीं जाएगी और उसका उत्पादन किया हुआ माल वो वहीं खरीदेंगे और उनका मूल्य भी वहीं पर देंगे। अन्य राजनीतिक दलों को भ्रमित करने का सिर्फ एक ही कारण है कि उनकी राजनीतिक भूमि खिसक रही है। वो राजनीतिक अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरीके से किसानों के सहारे बंदूक चलाना चाहते हैं। वो संभवतः चलने वाली नहीं है। सारा किसान, कल माननीय मोदी जी ने जो उद्बोधन दिया, किसानों से सीधी वार्ता भी की। आज तक कोई इस प्रकार का प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ जिसने इस प्रकार का सीधी किसानों से वार्ता करके, गरीबों का चिंतन करके किसान सम्मान निधि सीधी खाते में देने का काम किया है। पहले ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पहले लोग कांग्रेस के पीरियड में जब 1 रुपया चलता था तो किसान तक 15 पैसे पहुँचते थे। आज वो सिस्टम ख़त्म कर दिया और 1 रुपया जाएगा तो 1 रुपया सीधा उसके खाते में जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था पारदर्शी व्यवस्था है और किसान के हित में चिंतन है। जिन सरकारों का या जिस प्रधानमंत्री का इस प्रकार का चिंतन हो कि नीचे से लोगों को उठाकर उनके चेहरे पर मुस्कान कैसे आएगी, इस प्रकार का चिंतन करके उन्होंने इस प्रकार की किसान के लिए व्यवस्थाएं की हैं जो बहुत ही पारदर्शी। तो मंत्री जी, क्या ये मान लिया जाए कि इन सब योजनाओं से जो है किसानों के उपज और बिचौलियों के बीच की जो रास्ता है वो बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, बिचौलिए ख़त्म करने का सीधा प्रयास है और किसान और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जिनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो माल अपना जहाँ बेचना चाहे। पहले तो किसान को इस बात के लिए स्वतंत्र किया है कि वो अपना माल भारतवर्ष की किसी भी कहीं भी बेच सकता है, उस पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगेगा। MSP जहाँ पर उसको MSP से अधिक भी कहीं मूल्य मिलता है तो वहाँ पर ले जाने के लिए स्वतंत्र है। वो अपना माल बेचने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र और वहाँ बेच सकता है और बिचौलिए इसमें किसी भी प्रकार से कोई नहीं हस्तक्षेप है। मंत्री जी, एक अंतिम सवाल है। किसान आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है, बड़ा रूप लिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों से हालांकि छिटपुट ही हैं, लेकिन कुछ किसान बाहर आ रहे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जो है अपना स्वार्थ साधने में लगी हुई है। तो इसके लिए क्या, चूँकि कल प्रधानमंत्री जी ने रैली भी किया था, संबोधन भी किया था और आप चूँकि कृषि मंत्री हैं तो इसके लिए बहुत ही स्पष्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय कृषि मंत्री जी का बहुत ही स्पष्ट उद्बोधन आया और उसमें किसी भी जो विपक्षी राजनीतिक दल, खासतौर से कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस प्रकार का किसानों को भ्रमित करने का जो काम कर रहे थे, वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय कृषि मंत्री जी ने पूर्णतः उनका भ्रम खत्म करने का किसानों से सीधी वार्ता की और किसान स्वयं भी बता रहे थे कि नहीं, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही बहुत अच्छे काम कर रहे हैं किसानों के लिए। किसान पूर्णतया संतुष्ट है। सिर्फ जिनका राजनीतिक आधार ख़त्म हो गया, वो किसानों को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। राजनीतिक जो किसान आंदोलन चल रहा, आपने देखा होगा मेरठ, मुजफ्फरनगर और उधर के किसानों ने, कई जगह के किसानों ने ये अपना समर्थन सरकार के बिल को कि ये बहुत अच्छा कानून पास हुआ है जिससे किसानों की स्वतंत्रता बनी रहेगी, इस आधार पर उन्होंने समर्थन भी किया। लोग से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री
लाखन सिंह राजपूत जी, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में किसानों के लिए किए जा रहे सरकार के द्वारा कार्यों के विषय में जो है बेबाकी से जवाब दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है जनता को समझाया कि किस तरीके से जो है किसानों के हित में सरकार कार्य कर रही है। आगे भी आपको ऐसी ही शख्सियतों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए नया लोग।